हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्ग यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा था, तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं। आज हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी डाइपोल जैसा कि आप जानते हैं क्या होते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कंटेनिंग एक सिस्टम या डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहाँ रखेंगे, हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है या एनर्जी निकालनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन निकालना पड़ता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन भी है, तो फटाफट से डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है, potential energy of an electric dipole in an electric field is equal to the work done to move a dipole from infinity to a finite distance inside the electric field। मतलब हमने क्या कर रहा है, जो हमारा डाइपोल है या इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसे कहाँ रखा है। इनिशियली हमने क्या मान के चला कि वो कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, और उसे हम कहाँ लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए। और ये जो मैंने इस तरीके से एरो दिखा रखे हैं, ये क्या दिखा रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ई की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो दो कंडीशन ले रखी है। अभी क्यों ले रखी है इसको भी समझाता हूँ। तो देखिए, तो हमने क्या करा, इनिशियली कहाँ माना हमने डाइपोल को, इन्फिनिटी पे माना, फिर उसे लेके आए हम कहाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब मैंने दो तरीके से रखा है, आप ध्यान से देखिए। पहले मैंने रखा है कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखा हमने, ऐसे, मतलब खड़ा, यानी कि परपेंडिकुलर रखा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। फिर मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा घुमाया। इसको घुमाने में क्या करना पड़ा होगा, कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो हमें क्या थीटा एंगल पे घुमा दिया। अच्छा, सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से यहाँ लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, फिर यहाँ से घुमाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, हम यहाँ दो तरीके की वर्क की बात करेंगे क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी उसी वे में निकाली जाती है। तो हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ दो तरीके के वर्क आएंगे, इसलिए मैंने दो कंडीशन पहले से लेके रख ली है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है हमारी। इसको बोल देता हूँ मैं कंडीशन वन, इसको बोल देता हूँ कंडीशन टू। ठीक है, कंडीशन वन से जो वर्क डन आएगा उसको बोल दूंगा मैं W1, सेकंड से जो आएगा उसको बोल दूंगा मैं W2। अच्छा, अब इस डाइपोल के बारे में कुछ चीजें मेंशन कर लेते हैं, फिर हम आगे इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें फटाफट से यहाँ लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे फटाफट से इसको मेंशन भी कर दिया, तो मैंने क्या मेंशन करा, ऑन मूविंग द डाइपोल ए बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के लाने, तो वर्क डन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम डाइपोल को जब उठा के लाएंगे कहीं इन्फिनिटी से, तो हम उठा के लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया, फिर उसके बाद हमने उसको किसी एंगल में घुमाया, तो तब हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इसमें सारे केस कंसिडर हो जाएंगे। इसलिए हमने ये करा है, क्योंकि हर चीज के करने के पीछे रीजन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें सारे केस कंसिडर करने की, पोटेंशियल एनर्जी कम मैक्सिमम होगी कम मिनिमम होगी, तो हमें इस तरीके से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसे। तो पहले हम क्या मान के चलेंगे कि इसे हम इन्फिनिटी से उठा के लाए कैसे, परपेंडिकुलरली, फिर उसके बाद हमने इसे थीटा एंगल पे हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया। तो इस ड्यूरेशन में जो हमें सारे के सारे कंडीशन ऑब्जर्व हो जाएंगे और हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, कौन कौन सी सारी कंडीशंस में हमें कैसे ऑब्जर्व करनी है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो वर्क डन है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, ऑन प्लेसिंग इट एट परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री फ्रॉम ई की डायरेक्शन से 90 डिग्री या परपेंडिकुलरली रखने में, उस वर्क डन को बोल दिया मैंने W1। और फिर इस W1 को करने के बाद हमने थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो उसको बोल दिया W2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो मैं करता हूँ, दो सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ, एक साइड में W1 सॉल्व करूंगा, एक साइड में W2 सॉल्व करूंगा, ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा इजी हो। तो चलो देखते हैं। चलो पहले देखते हैं हमारा W1। ठीक है, तो W1 देखो, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, तो इसमें क्या करा हमने, देखिए हम क्या करा, इसे इस तरीके से रखा, परपेंडिकुलरली रखा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्या होगा, ऐसा समझ लो ये कोई पोल है या एक लकड़ी का खंभा है, इसमें क्या हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप क्या मान सकते हो, हवा को मान सकते हो। तो ये क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी, इसके ऊपर वाले टिप पे और नीचे वाले टिप पे, और इसको ऐसे गिराने का काम करेगी। तो इसकी ऊपर वाले टिप पे यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इन फोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं फोर्स कितना आता है।
तो फोर्स ऑन क्यू प्लस क्यू, ठीक है, फोर्स ऑन प्लस क्यू। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो इसको मैं बोल देता हूँ F1 बोल देता हूँ। तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू ई, ठीक है, ये आ गई। ऐसे ही फोर्स ऑन माइनस क्यू, इसको बोल देता हूँ F2। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, चार्ज तो हमारे पास Q है, तो Q इंटू ई आ जाएगा। बट देखिए जो F1 होगा, अगर मैंने A पे F1 बोला है, अगर मैं इसके डायरेक्शन को यहां मान लेता हूं, अगर इसको इस साइड, अगर F1 की डायरेक्शन में ये मान लेता हूं, तो F2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। मतलब F1 और F2 क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अगर हम टोटल फोर्स देखते हैं, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, देखते हैं फिर। टोटल फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 होना चाहिए। अब जैसा कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, F1 माइनस F2, और हमारी वैल्यू क्या है, QE माइनस QE, और कितना जाएगा हमारा, QE माइनस QE मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो यहाँ जो वर्क डन हो गया, अब फोर्स जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि यहाँ जो वर्क यानी कि W1 आ रहा था, तो W1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, जीरो। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो W1 की वैल्यू मिल गई अब हमें। अब ऐसे हमें W2 की वैल्यू निकालनी है। W2 यानी कि अब सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन के रिस्पेक्ट में हमने वर्क देख लिया, तो पहली कंडीशन के रिस्पेक्ट में हमारा वर्क कितना आ गया, जीरो आ गया। अब दूसरी कंडीशन में, अब इसको ऐसे के बजाय हमने क्या कर दिया, घुमा के थीटा एंगल पे रख दिया, तो यहाँ वर्क कितना आएगा वो देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी क्या होगा, इसके इस पार्ट पे और इस पार्ट पे एक फोर्स लगेगा, ये इसको इधर ले जाएगा, ये इसको इधर ले जाएगा, वही सेम कंडीशन। हमने जब थीटा एंगल पे रखा तो यहाँ कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स देखेंगे कि इस पे फोर्स किस तरीके से लग रहा होगा। ऊपर वाला कॉर्नर क्या होगा, इसको इस तरफ धक्का दे रहा होगा, नीचे वाला इस तरफ दे रहा होगा, इसको ऐसे लिटाने की कोशिश करेगा ना, ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से लिटाने की कोशिश करेगा। ये अगर ऐसा था तो इसको ऐसे लिटाने की कोशिश करेगा। तो हमने बीच की कोई कंडीशन देखी कि थीटा एंगल पे तो क्या होगा, इसमें ऊपर वाले इस पार्ट पे इस तरफ और इस पार्ट पे इस तरफ को फोर्स लगेगा और ऐसे लिटाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो फोर्स आएगा, अगर हम सीधे सीधे हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट एंगल को कंसीडर करते हुए हमें यहाँ फोर्स काउंट करना पड़ेगा। अब एंगल को कंसीडर करते हुए फोर्स काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स ही क्या होता है, टॉर्क। तो हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, टॉर्क की, ठीक है। तो यहाँ हमें टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। तो हमें क्या करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। अब जो फोर्स आना है, अगर मैं इसको F1 बोलूं, ये हो जाएगा हमारा F2, ठीक है। F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, चार्ज तो वही है, Q और माइनस Q, और डायपोल के बारे में आप जानते हो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2L होती है, वो भी मैंने मेंशन करी है। तो देखिए F की वैल्यू तो QE और QE होगी, बस इनकी डायरेक्शन एक इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। फोर्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, यानी कि टॉर्क के लिए हमें फोर्स मिल गया है। अब इन फोर्सेज के बीच में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। फोर्स की वैल्यू तो मिल गई है, अब इनके बीच में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किस तरीके से चीजें आती हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ तो मैंने थीटा एंगल के लिए हल्की सी लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। और इस पॉइंट को ए बी बोला है, तो इसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए। फोर्स की वैल्यू तो पता है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टॉर्क इक्वल टू मिलेगा क्या, फोर्स इनटू BC, ठीक है। अब BC की वैल्यू चाहिए। अब BC की वैल्यू क्या होगी, ये तो आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन लगा दो, देखो ये एंगल थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। अभी हमने एक्स्ट्रा लाइन खींची तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगी, तो BC को हमें कन्वर्ट करने का पड़ेगा किस में, 12 में, ठीक है, मतलब 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और थीटा में, ठीक है। तो 12 और थीटा में कन्वर्ट करने के लिए BC यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में हमें रिलेशन चाहिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होता है, ये ऐसा कुछ बन गया है, ठीक है।
मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ। ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। ये है बी, ये सी, ये ए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो हमें किस में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो हमारी बीसी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में क्या किसका रिलेशन होता है, साइन। तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है। तो यहां से बीसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बीसी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो BC इक्वल टू ए बी साइन थीटा मिल गया। तो BC इक्वल टू ए बी साइन थीटा को उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए बी की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं, डायपोल के बीच की डिस्टेंस 12। तो यहाँ से क्या मिल गया, F इंटू ए बी साइन थीटा, ठीक है, यानी कि F इंटू 12 साइन थीटा, ठीक है। और F की वैल्यू हम जैसा कि जानते हैं क्या होगी, Q इंटू ई। तो क्या मिल जाएगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई और इंटू 12 साइन थीटा। अब Q इंटू 12, Q इंटू 12 आप जानते हैं क्या होता है, Q इंटू 12 होता है हमारा P। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, PE साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, सिंस P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12। ये तो हम आप काफी टाइम कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया। टॉर्क यानी कि कैसा, एंगुलर फोर्स मिल गया, एंगुलर फोर्स मिल गया। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हम क्या करिए, थीटा डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या मान के चलेंगे कि इसके बीच में एक डी थीटा, पहले ऐसे था ना, धीरे 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 ऐसे घुमाया होगा हमने इसे, ठीक है। तो थीटा जब हमने पूरा थीटा एंगल घुमाया, तो उससे पहले हमने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे एंगल घुमाए होंगे। तो हमने क्या करा होगा, डी थीटा डिस्टेंस एक बीच की मान लेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटी डिस्टेंस लेता हूँ। लेट डी थीटा इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, छोटा वर्क निकल जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। तो टाउ इंटू डी थीटा यानी कि टाउ की वैल्यू क्या है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या देखना है हमें, टोटल थीटा एंगल घुमाने में वर्क चाहिए हमें। टोटल थीटा एंगल घुमाने में वर्क चाहिए, तो हमें हमने पहले कहा था, ये पहले कैसा था, देखो पहले कैसा था, 90 डिग्री पे था, फिर घुमा के हमने थीटा एंगल पे रखा। तो इंटीग्रेट कहां से कहां होगा, 90 डिग्री टू थीटा, किसको, डी डब्ल्यू को। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। अगर जनरली हम टोटल वर्क देखते तो वो क्या हो जाता, फोर्स जीरो आ जाता। तो हमें यहाँ एंगुलर वर्क लेना पड़ा, ठीक है। तो टोटल वर्क डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू टू इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 90 डिग्री टू थीटा। पहले 90 डिग्री पे था, यानी कि ये था ना, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। पहले क्या था, ऐसा था, 90 डिग्री पे था, फिर थीटा में ऐसे रख दिया हमने, ठीक। तो कहा 90 टू थीटा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी डब्ल्यू का, स्मॉल वर्क डन का। तो ये मिल गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 टू 90 डिग्री टू थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आ गई। अब P और E ये क्या है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। P क्या है, Q इंटू 12, Q कांस्टेंट, 12 कांस्टेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, हमने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो रखा है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो देखते हैं W2 की वैल्यू। तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पेज थोड़ा सा कम पड़ गया तो मैंने नेक्स्ट पेज में कर दिया इसे, ठीक है। तो कहां से कहां तक था, 90 डिग्री टू थीटा, P साइन थीटा डी थीटा। P और E कांस्टेंट है, तो P और E बाहर आ गए। तो इंटीग्रेशन 90 डिग्री टू थीटा, किस कहां से, साइन थीटा और डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए इंटीग्रेशन के, बस कुछ बहुत फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। जैसे सिंस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है, साइन का होता है क्या, माइनस कॉस एक्स। और ऐसे ही चलो लगे हाथ कॉस का भी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है साइन एक्स। एक्स की जगह क्या है, यहाँ थीटा है, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, पीई, तो एक्स की जगह थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहा, 90 टू थीटा। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पी कहां से कहां, तो सबसे पहले थीटा की जगह थीटा रखेंगे, फिर उसके बाद थीटा की जगह 90 रखेंगे। तो माइनस साइन भी बाहर ले लेता हूं मैं, ठीक। तो माइनस बाहर आ गया, अंदर के वजह सिर्फ कॉस थीटा, ठीक। अब कॉस थीटा का चलो प्रॉपर ही कर लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। 92 थीटा ये आया। अब यहां से क्या मिल गया, पी। जैसे ही लिमिट प्लेस करेंगे तो पहले अपर लिमिट यानी कि थीटा की जगह थीटा, तो थीटा ही रह गया, माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0, ठीक है। तो क्या मिल जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आ गई। अच्छा, अब देखिए ये क्या आ गई, माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो कॉस थीटा माइनस 0, ठीक है। कॉस थीटा माइनस 0 आ गई। तो क्या मिल गया हमें, माइनस पीई कॉस थीटा में क्या मिल गया, W2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आनी थी, इन दोनों वर्क के फॉर्म में आनी थी। यानी कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आनी है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वस टू क्या होना था, यही वर्क तो था उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। जो हमने दोनों केस देखे, कौन सा, पहले इन्फिनिटी से 90 डिग्री पे, फिर थीटा एंगल पे घुमाने पे। तो W1 की वैल्यू तो क्या थी, 0। तो क्या मिल गई, W2 की वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा। तो यहां से U की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। और P और E के हैं दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ नहीं लिखते हैं। अब इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अब कॉस में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर P डॉट E, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है हमारी जनरली, नेगेटिव, ठीक है, अगर सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है तो, कल हमने देखा था, ठीक। तो ये क्या आ गई, माइनस पी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ केसेस देखते हैं हम, केसेस किस तरीके से आने हैं कि कब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, तो उनको भी कंसिडर कर लेते हैं फटाफट से। अब देखते हैं केस वन में हम देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में क्या आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, जो थीटा जो हमारा एंगल है ना, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, 0 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो डाइपोल किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखिए ये डाइपोल हमने ऐसे रखा है, थीटा की वैल्यू 0 करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पीई cos थीटा की जगह क्या आ जाएगी 1, यानी cos 0 1 होता है ना, तो cos 0 की जगह 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस पी। और इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो स्टेबल वाली कंडीशन होती है वहां जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या आती है, मिनिमम। अब देखते हैं केस 2, या सेकंड कंडीशन। ये भी कभी काफी टाइम एग्जाम में पूछ ली जाती है, कभी कभी 1 मार्क्स में, ठीक है। और कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल डाइपोल किस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन मिलती है वो कहाँ मिलती है, जब थीटा आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 0 का पूरा उल्टा, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में अनस्टेबल। और cos 180 कितना होता है, आप जानते हैं कितना होता है, -1, ठीक है। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखते हैं 180 में रख के कैसा दिखता है डाइपोल। देखिए अब ये क्या है, इस तरीके से, ठीक। अब इसकी टिप और नीचे वाले पोर्शन को देखते हुए चलना, ठीक है। इस तरीके से इसकी टिप ऊपर है, अब 0 पे मैं बोल देता हूँ कि इसकी टिप इधर चली गई, 180 पे हो जाएगा तो ये पूरा घूम के एक चक्कर इस तरीके से, या ऐसे बोल सकते हैं ये 90 है, ये क्या हो गया, इधर आता तो 0 हो जाता, इधर चले गया तो 180 हो गया, मतलब इसकी टिप पूरी उल्टी हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा, डाइपोल बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, पूरी इस तरफ चलेगी।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो ठीक है, ये पूरा उल्टा चलेगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में काफी अनस्टेबल हो जाता है, तो इसीलिए अनस्टेबल वाली कंडीशन 180 पे मिलती है। तो अब इसको देखते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्स, यानी क्या हो जाएगी माइनस पी इंटू -1, कॉस 180 क्या होता है -1, यानी क्या मिल जाएगा पीई, यानी अनस्टेबल वाली कंडीशन में u इक्वल टू क्या हो जाता है पीई, और u की वैल्यू क्या होगी यहाँ मैक्सिमम होगी। अब एक और केस देख लेते हैं, वैसे हमने देखा ये 90 डिग्री वाला भी, चलो उसको भी साथ में मेंशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो केस थर्ड क्या होगा, क्या करना है, थीटा को 90 या परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, जब भी परपेंडिकुलर होगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी पीई इंटू कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है आप जानते हैं कितना होता है 0, तो u की वैल्यू 0, यानी कि अगर 90 डिग्री पे है तो हमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमने इसके केस भी कंसिडर कर लिए डाइपोल के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।